नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत। वर्ड्सवर्थ की गणना 19वीं शताब्दी के प्रमुख आलोचकों में की जाती है। 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते काव्य में कृत्रिम, आडंबरपूर्ण तथा रूढ़िगत भाषा शैली का आधिपत्य हो गया था। वर्ड्सवर्थ को अपने समय में यह शैली स्वीकार नहीं हुई। उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए और कहा कि काव्य के द्वारा हमारे भावों को शक्ति मिलनी चाहिए। भावों को प्रभावित करने की शक्ति काव्य की विशेषता है, ऐसा वर्ड्सवर्थ का मानना है। वर्ड्सवर्थ का जो समय काल है वो है 1770 से 1850 ईस्वी माना जाता है। कोलरिज, शैली, कीट्स, बायनर प्रसिद्ध अंग्रेजी कवियों के समकालीन विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 ईस्वी में इंग्लैंड के पोएट लॉरेट उपाधि से नवाजे गए। कोलरिज, शैली, कीट्स, बायरन जो कवि थे उनके ही समान विलियम वर्ड्सवर्थ को भी पोएट लॉरेट की उपाधि दी गई। और कब दी गई? 1843 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है। वर्ड्सवर्थ का प्रथम काव्य संग्रह एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज सन 1793 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वर्ड्सवर्थ का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। और ये कब प्रकाशित हुआ? 1793 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। वर्ड्सवर्थ 1795 ईस्वी में कोलरिज के मित्र बने तथा उनके ही सहलेखन में लिरिकल बैलेड्स नामक कविताओं का प्रथम संस्करण 1798 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। देखिए, वर्ड्सवर्थ और कोलरिज जो थे वो दोनों मित्र थे और उन्होंने वर्ड्सवर्थ और कोलरिज दोनों के सहलेखन में किस ग्रंथ की रचना की? दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेड्स ग्रंथ की रचना की। और लिरिकल बैलेड्स जो ग्रंथ है उनकी कविताओं का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1798 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। लिरिकल बैलेड्स के 4 संस्करण प्रकाशित हुए। कितने संस्करण? 4। और उनकी भूमिका को वर्ड्सवर्थ की आलोचना का मूल माना जाता है। पहला प्रकाशन कब हुआ? 1798 ईस्वी में, दूसरा 1800 ईस्वी में, तीसरा 1802 ईस्वी में और चौथा 1815 ईस्वी में हुआ। लिरिकल बैलेड्स की भूमिका में ही उनके स्वच्छंदतावादी सिद्धांतों का प्रतिपादन है। लिरिकल बैलेड्स को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। ये वाली लाइन जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है कि स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? लिरिकल बैलेड्स जो ग्रंथ है उसको स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत की मान्यताएं। वर्ड्सवर्थ ने अपने काव्य भाषा सिद्धांत को लेकर जो मान्यताएं प्रस्तुत की है उनको देखते हैं। वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा विषयक मान्यताओं को ठीक से समझने के लिए उनके पूर्ववर्ती परिस्थितियों की चर्चा आवश्यक है। वर्ड्सवर्थ के पूर्व दाते ने काव्य में ग्रामीण भाषा के प्रयोग को हेय माना था। वर्ड्सवर्थ के समय में भी ग्रामीण भाषा या सामान्य जन की भाषा को कविता लिखने के लिए योग्य नहीं माना जाता था। वर्ड्सवर्थ ने बिल्कुल इसके विपरीत कहा कि कविता की भाषा सामान्य जन की भाषा हो। 18वीं शताब्दी के नव अभिजात्यवाद में भाषा के 2 रूप प्रचलित थे। कितने रूप प्रचलित थे भाषा के? 2। एक थी उच्च भाषा जिसे संस्कृत जनों की भाषा कहते थे तथा दूसरी निम्न भाषा जो साधारण जनों की भाषा थी। भाषा के 2 रूप प्रचलित थे, उच्च भाषा और निम्न भाषा। उच्च भाषा संस्कृत लोगों की भाषा थी और निम्न भाषा साधारण लोगों की भाषा थी। उच्च भाषा कृत्रिम और दुर्बोध होती
चली गई। उच्च भाषा जो संस्कृत भाषा थी वो कठिन होने के कारण धीरे धीरे लुप्त होती गई। इसीलिए भाषा के त्याग और ग्रामीण भाषा के प्रयोग पर वर्ड्सवर्थ ने बल दिया। तो इस तरह से जो वर्ड्सवर्थ थे उन्होंने ग्रामीण भाषा के प्रयोग पर बल दिया। वर्ड्सवर्थ ने काव्य में भाषा की बात की, वास्तविक भाषा की बात की है। वास्तविक भाषा से तात्पर्य ग्रामीण मनुष्य की बोलचाल की भाषा से। वर्ड्सवर्थ जो है अपने काव्य में वास्तविक भाषा की बात करते हैं और वास्तविक भाषा से उनका तात्पर्य ग्रामीण मनुष्य की बोलचाल की जो सामान्य भाषा है उसी से है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के संबंध में लिखा है कि वह साधारण जन की भाषा हो और छंदोबद्ध रचना तथा गद्य की भाषा में न तो कोई तात्विक अंतर होता है और न हो सकता है। वर्ड्सवर्थ काव्य भाषा के बारे में कहते हैं कि भाषा जो है काव्य की वो साधारण जन की भाषा हो और छंदोबद्ध रचना यानी जो पद्य और तथा गद्य की भाषा में कोई तात्विक अंतर नहीं होता और ना ही हो सकता है, ऐसा वर्ड्सवर्थ का विचार है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता में छंदों का प्रयोग मनमाना न होकर उपयुक्त, नियमित और एकविध होना चाहिए। उनके नियम निश्चित होनी चाहिए। वर्ड्सवर्थ जो कहते हैं वो कहते हैं कि कविता में छंदों का प्रयोग मनमाना नहीं होना चाहिए, उपयुक्त, नियमित और एकविध होना चाहिए और उसके जो नियम है वो भी कैसे होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। वर्ड्सवर्थ छंद को अनिवार्य न मानते हुए भी उसे कविता का एक गुण स्वीकार करते हैं। वर्ड्सवर्थ जो है वो छंद को वह कविता के लिए अनिवार्य नहीं मानते हैं, वह उसकी महत्ता, शक्ति और प्रभावशीलता से परिचित तो हैं। उनकी दृष्टि में करुण स्थिति और भावोंदोलन का जितना सफल चित्रण छंदमयी रचना में हो सकता है उतना गद्य में नहीं हो सकता, ऐसा विचार है वर्ड्सवर्थ का। लेकिन छंद विषय को वो कहते हैं कि छंद जो होते हैं वो विषय को सम करके संतुलित ही नहीं करता अपितु आनंद भी प्रदान करता है। तो इस तरह वर्ड्सवर्थ मानते हैं कि काव्य में छंद महत्वपूर्ण है लेकिन अनिवार्य नहीं है। काव्य भाषा के संबंध में वर्ड्सवर्थ ने 3 मान्यताएं प्रस्तुत की है। काव्य भाषा के संबंध में वर्ड्सवर्थ ने कितनी मान्यताएं प्रस्तुत की है? 3, जिनमें पहली है काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि काव्य में ग्रामीण भाषा का प्रयोग होना चाहिए। दूसरा उनका मानना है कि गद्य और पद्य की भाषा में कोई तात्विक अंतर वो नहीं मानते हैं। तीसरा, प्राचीन कवियों का भावोद्बोध सहज और भाषा सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबर बाद के कवियों की देन है। तो इस तरह जो वर्ड्सवर्थ है वो काव्य भाषा में 3 मान्यताएं प्रस्तुत करते हैं। वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत की आलोचना। वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत को लेकर कुछ कवियों ने आलोचना भी की है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य शैली के संबंध में जो आपत्तियां उठाई, उनकी भाषा अत्यंत शिथिल है, जिसके कारण कोलरिज आदि विद्वानों ने उनकी कटु आलोचना की। अब देखिए, कोलरिज जो थे इनके बिल्कुल करीबी मित्र थे और इन्होंने वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर लिरिकल बैलेड्स ग्रंथ भी लिखा दोनों ने मिलकर, फिर भी कोलरिज ने इनकी आलोचना की है। कोलरिज ने वर्ड्सवर्थ के ग्रामीण भाषा विषयक विचारों को अनुपयुक्त कहा है। कोलरिज मानते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने जो कहा है कि काव्य में ग्रामीण भाषा का प्रयोग होना चाहिए, तो वो इस बात को अनुपयुक्त मानते हैं, उपयुक्त नहीं मानते हैं कि काव्य में ग्रामीण भाषा का प्रयोग उचित नहीं है, ऐसा कोलरिज मानते हैं। कोलरिज के अनुसार काव्य भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सबकी समझ में आ जाए, जो हृदय के तीव्र भावावेग को अभिव्यक्त करने में समर्थ हो, जिसमें आडंबर न हो, जबकि ग्रामीण भाषा की शब्दावली अपर्याप्त और कामचलाऊ होती है। कोलरिज कहते हैं कि काव्य की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सभी के समझ में आ जाए, जो हृदय के तीव्र भावों का जो आवेग है उनको अभिव्यक्त करने में भी क्या हो, समर्थ हो, जिसमें किसी प्रकार का आडंबर नहीं हो, जबकि ग्रामीण भाषा जो
की जो शब्दावली है वो कैसी है, अपर्याप्त और कामचलाऊ होती है। कोलरिज का विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति की भाषा उसके ज्ञान, प्रतिभा तथा अनुभूति की सच्चाई और गंभीरता के कारण अलग अलग होती है। तब काव्य में ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। कोलरिज का ये भी विचार है कि हर व्यक्ति की भाषा उसके ज्ञान के अनुसार, उसकी प्रतिभा के अनुसार, उसकी अनुभूति की सच्चाई और गंभीरता के कारण, उसका कितना गहन ज्ञान है, उसके कारण अलग अलग होती है प्रत्येक व्यक्ति की भाषा। तब काव्य में ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। वर्ड्सवर्थ का यह विचार था कि काव्य भाषा और गद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं। कोलरिज को अमान्य है। वर्ड्सवर्थ मानते थे कि काव्य भाषा और गद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है, तो कोलरिज को ये बात भी मान्य नहीं हुई, वो इस बात को भी उचित नहीं मानते हैं। कोलरिज ने गद्य की भाषा और काव्य भाषा की एक रूपता की आलोचना करते हुए कहा कि साहित्यिक गद्य की भाषा ही बोलचाल की भाषा से भिन्न उसका परिनिष्ठित रूप होती है। दूसरे, छंद रचना और गद्य रचना दोनों में शब्दों का क्रम और संयोजन अलग अलग होता है, अतः दोनों को एक नहीं मान सकते। कोलरिज गद्य और पद्य की भाषा में स्पष्ट अंतर मानते हैं। कोलरिज कहते हैं कि गद्य की भाषा और काव्य की भाषा, जो पद्य की भाषा होती है, उसकी एक रूपता की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि साहित्य की गद्य की जो भाषा है वो बोलचाल की भाषा से अलग होती है, उसका परिनिष्ठित रूप अलग होता है। और दूसरा, उनका मानना है कि छंद रचना और गद्य रचना दोनों में जो शब्द हैं, उन शब्दों का क्रम और जो संयोजन होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है, तो दोनों को हम एक नहीं मान सकते हैं। तो इस तरह जो कोलरिज है वो वर्ड्सवर्थ की आलोचना करते हुए कहते हैं कि गद्य और पद्य की भाषा एक नहीं हो सकती, उनमें स्पष्ट अंतर वो मानते हैं। ग्रामीणों के जीवन तथा अनुभव का क्षेत्र अत्यंत संकुचित होता है, इसलिए कविता के व्यापक जीवन के लिए आवश्यक शब्द और विचार उनकी भाषा में नहीं मिलते हैं। इससे कविता की सार्वभौमिकता नष्ट होती है। कोलरिज ये मानते हैं कि अगर कविता में ग्रामीण जीवन के शब्द लिए जाएं तो कवि के पास कई ऐसे विचार होते हैं जिनके लिए कोई शब्द ही उपयोग नहीं होगा, तो इस तरह कविता किसी क्षेत्र तक ही क्या रह जाएगी, सीमित हो रह जाएगी और उसकी जो सार्वभौमिकता है वो नष्ट हो जाएगी। तो ग्रामीणों के जीवन तथा अनुभव के क्षेत्र अत्यंत संकुचित होता है, इसलिए काव्य में ग्रामीण भाषा का प्रयोग उचित नहीं है। वर्ड्सवर्थ छंद को काव्य में अनिवार्य तत्व नहीं मानते, उसकी उपयोगिता स्वीकार करते हैं। वर्ड्सवर्थ जो है वो काव्य में छंद को अनिवार्य नहीं मानते हैं, लेकिन उसकी उपयोगिता को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि काव्य में छंद हो ही, ऐसा वो नहीं मानते। इसके विपरीत कोलरिज छंद को काव्य का अभिन्न अंग मानते हैं, क्योंकि मन के भाव छंद के लय में स्पंदित होकर कविता बनाते हैं। निष्कर्ष, वर्ड्सवर्थ ने अपने काव्य भाषा सिद्धांत के द्वारा भाषा में कृत्रिमता, बनावटीपन, आडंबरपूर्ण भाषा का बहिष्कार करते हुए अपने सिद्धांत के द्वारा काव्य भाषा को एक नवीन दृष्टि ही प्रदान नहीं की है, बल्कि काव्य भाषा में जनसाधारण के भावों को भी अभिव्यक्त किया है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने पढ़ा वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत। और तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।